इस विशेष वीडियो में हम द्विपद नामकरण के नियमों को देखेंगे। अब कुछ नियम थे जिन्हें कैरोलस लिनियस ने दिया था। तो ये नियम क्या है, हम इन्हें एक एक करके देखेंगे। अब अगर हम द्विपद नामकरण के पहले नियम की बात करें, तो जो जैविक नाम हम देते हैं वे लैटिन भाषा में होने चाहिए। और हम क्या करते हैं, हम इन्हें इटैलिक्स में लिखते हैं ताकि यह दर्शाया जा सके कि यह जैविक नाम है। अब नए नामों का क्या? जब भी नए नाम दिए जाते हैं तो हम इन नए नामों को लैटिन से निकालते हैं, या अगर ये लैटिन से नहीं निकाले गए हैं तो हम इन्हें लैटिनाइज कर देते हैं। तो नाम की उत्पत्ति चाहे जो भी हो, हम उस नाम को लैटिनाइज करेंगे ताकि यह दर्शाया जा सके कि यह जैविक नामकरण है। किसके अंतर्गत? जिसे कैरोलस ने दिया था। अब दूसरे नियम पर आते हैं। अब दूसरा नियम क्या है? पहला शब्द हमेशा वंश का नाम या जेंस होता है। दूसरा शब्द विशिष्ट उपनाम होता है जिसे हम विशेष कहते हैं। अब तीसरे नियम पर आते हैं। लैटिन को दर्शाने के लिए हम क्या करते हैं? अगर हम ये नाम हाथ से लिखते हैं तो हमें इन्हें अलग अलग रेखांकित करना होता है, और अगर नाम छपे हुए हैं तो हमें इन्हें इटैलिक्स में लिखना होता है। अब हम इस पर एक उदाहरण देखेंगे। तो चलिए आम का उदाहरण लेते हैं जिसे मैंगीफेरा इंडिका के नाम से जाना जाता है। तो हम अभी नाम लिख रहे हैं, एक नाम लिख रहे हैं, मैंगीफेरा इंडिका। अब चूंकि हमने यह नाम हाथ से लिखा है, इसलिए हम इसे इटैलिक में नहीं लिख सके। तो हम क्या करेंगे? हम रेखांकित करेंगे दोनों शब्दों को अलग अलग। तो यह तीसरा नियम है। अब अगले नियम यानी चौथे नियम की ओर बढ़ते हैं। हमेशा वंश जीनस का नाम बड़े अक्षर से शुरू होगा और प्रजाति स्पीसीज का नाम छोटे अक्षर से शुरू होगा, और यही परंपरा हमने यहां भी अपनाई है। अब अगले नियम यानी पांचवें नियम की ओर बढ़ते हैं। अब पांचवा नियम कहता है कि हम लेखक का नाम प्रजाति के बाद लिख सकते हैं, लेकिन उसे संक्षिप्त रूप में लिखना आवश्यक है। उदाहरण के लिए, अगर हम इसी मैंगीफेरा इंडिका की बात करें तो इसे सबसे पहले लिनियस ने वर्णित किया था। अब हम क्या करेंगे? हम पूरा शब्द नहीं लिखेंगे, हम केवल उसका संक्षिप्त रूप ही लिखेंगे, जो है लिन, यानी LINN। और हम लेखक का नाम विशिष्ट उपनाम या प्रजाति के नाम के बाद लिखेंगे। तो इस तरह इस खास आम के पौधे का नाम पूरा होता है, जिसे मैंगीफेरा इंडिका लिन कहा जाता है। तो ये वे 5 नियम हैं जिन्हें हमें जैविक नामकरण के अनुसार पालन करना चाहिए। अब इसके बाद हम अगले विषय की ओर बढ़ते हैं, जो है वर्गीकरण। अब ये वर्गीकरण क्या है? अब वर्गीकरण में हम क्या करते हैं? हम वर्गीकरण करते हैं। यह जानवर हो सकते हैं, पौधे हो सकते हैं, कुछ भी हम वर्गीकृत कर सकते हैं, लेकिन हमें उन्हें आसानी से देखे जा सकने वाले लक्षणों के आधार पर वर्गीकृत करना होता है। वे लक्षण जिन्हें हम आसानी से देख सकते हैं, और इस प्रक्रिया को मूल रूप से वर्गीकरण कहा जाता है। अब जब हम इनका वर्गीकरण करते हैं तो हमारे पास विशेष श्रेणियां या समूह होंगे। अब हम इन श्रेणियों या समूहों को क्या कहेंगे? हम प्रत्येक श्रेणी को टैक्सा कहेंगे, और टैक्सा का एकवचन टैक्सॉन होता है। तो हमारी श्रेणी को टैक्सा कहा जाता है, या टैक्सा का एकवचन टैक्सॉन है। तो यह स्पष्ट करता है कि हम किसी विशेष श्रेणी की बात कर रहे हैं। अब टैक्सा या टैक्सॉन क्या हो सकते हैं? अगर हम कहें कि एक समूह को जानवर कहा जाता है, एक समूह को पौधे कहा जाता है, तो ये क्या है? ये टैक्सा या टैक्सोनॉमिक श्रेणियां हैं। पौधों के भीतर हम कह सकते हैं कि यह गेहूं हो सकता है, यह चावल हो सकता है। जानवरों के भीतर हम कह सकते हैं कि यह स्तनधारी हो सकते हैं, और स्तनधारियों के भीतर ये कुत्ते हो सकते हैं, या ये बिल्ली हो सकती है। तो ये नाम क्या हैं? ये सभी नाम टैक्सा या टैक्सोनॉमिक श्रेणियां कहलाते हैं। अब यहां एक बात ध्यान देने योग्य है कि सभी टैक्सा या टैक्सोनॉमिक श्रेणियों का आकार एक जैसा नहीं होता, यह अलग अलग होता है। आइए एक बहुत आसान उदाहरण लेते हैं। अगर हम जानवरों की श्रेणी की बात करें, अब यह एक बहुत बड़ी श्रेणी है। अगला हम स्तनधारियों की बात करते हैं। अब स्तनधारी क्या है? स्तनधारी जानवरों के अंदर आते हैं। तो यह एक थोड़ी छोटी श्रेणी या टैक्सन है। अब स्तनधारियों के अंदर हम कुत्तों की बात कर सकते हैं।
तो इसके अंदर एक श्रेणी है जिसे कुत्ते कहा जाता है। अब ये क्या है? ये तीनों टैक्सा हैं, लेकिन ये सबसे बड़ा टैक्सा है। स्तनधारियों का टैक्सा आकार में थोड़ा छोटा है और इन तीनों में कुत्ता सबसे छोटा टैक्सा है। तो जब भी कोई चीज आकार में अलग होती है, हम उसे आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर सकते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि यह जो क्रम है वह अवरोही क्रम है। और हम कहेंगे कि यह एक विशेष टैक्सोनॉमिक श्रेणी हायरार्की है। तो हम किस शब्द पर पहुंचते हैं? हम टैक्सोनॉमिक श्रेणी हायरार्की शब्द पर पहुंचते हैं। तो यहां क्या हम कह सकते हैं कि यह श्रेणी अवरोही क्रम में है। तो यह विशेष चीज टैक्सोनॉमिक श्रेणी है। हम इसके बारे में आगे विस्तार से बात करेंगे। अब इस वर्गीकरण और टैक्सा शब्द के बाद हम एक और वैज्ञानिक शब्द पर आते हैं जिसे टैक्सोनॉमिक कहा जाता है। अब टैक्सोनॉमी क्या है? हमने वर्गीकरण के बारे में बात की थी। साधारणतः वर्गीकरण की प्रक्रिया का अध्ययन टैक्सोनॉमी कहलाता है। अब जब हम टैक्सोनॉमी की बात करते हैं तो आधुनिक टैक्सोनॉमी 4 चीजों पर आधारित है। पहली बात यह है कि हम बाहरी के साथ साथ आंतरिक संरचना को भी शामिल करेंगे। हम कोशिका की संरचना को भी शामिल करेंगे। हम विकास की प्रक्रिया के साथ साथ जीवों की पारिस्थितिक जानकारी को भी शामिल करेंगे। तो इसका मतलब है कि जब हम आधुनिक टैक्सोनॉमी की बात करते हैं तो हमें इन सभी 4 बिंदुओं को इसमें शामिल करना होता है। अब अगर हम टैक्सोनॉमी की विभिन्न प्रक्रियाओं की बात करें तो हम इसे एक छोटे शब्द CICN से सीखते हैं। अब यह CICN किसके लिए है? पहला C है कैरेक्टराइजेशन, विशेषता निर्धारण। I है आइडेंटिफिकेशन, पहचान। अगला C है क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। और N है नोमेनक्लेचर, नामकरण। तो जब भी टैक्सोनॉमी की प्रक्रिया देखी जाती है, हमें इन 4 प्रक्रियाओं को इसमें शामिल करना होता है। टैक्सोनॉमी के बाद हम अगले शब्द पर आते हैं जो है सिस्टेमैटिक। सिस्टेमैटिक। अब यह शब्द सिस्टेमैटिक कैसे आया? यह लैटिन शब्द सिस्टेमा से लिया गया है और सिस्टेमा का अर्थ है जीवों की व्यवस्थित व्यवस्था। अब यह यहां कैसे लागू होता है? जब हम सिस्टेमैटिक्स की बात करते हैं तो यह जीवों की विविधता है और हमें उनके विकासवादी संबंधों को भी शामिल करना होता है। तो जब भी विभिन्न जीवों को देखा जाता है और उनके विकासवादी संबंधों को भी देखा जाता है तो उसे सिस्टेमैटिक्स कहा जाता है। तो हम आसानी से कह सकते हैं कि सिस्टेमैटिक्स क्या है? सिस्टेमैटिक्स टैक्सोनॉमी के बराबर होगा और हम इसमें विकासवादी संबंधों को भी शामिल करेंगे। यहां एक बात ध्यान देने योग्य है कि विकासवादी संबंधों को फाइलोजेनी भी कहा जा सकता है।